नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तवांग में चीन ने भले ही 9 दिसंबर को मुंह की खाई हो और उसके 300 सैनिकों को हमारे भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लेकिन अरुणाचल से जो खबरें आ रही हैं वो चीन की हिमाकत को दिखाती हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार बीते कुछ हफ्तों से एलएसी पर चीन लगातार आक्रामक रुख दिखा रहा है और ये चौंकाने वाला खुलासा है। भारत की सीमा के अंदर चीन के ड्रोन घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। एलएसी पर यह हरकत लगातार चीन की तरफ से हो रही है और यहां तक कि भारतीय वायुसेना के सुखोई विमानों को जवाब देने के लिए उड़ान भरनी पड़ी थी। तो लगातार चीन की तरफ से इस तरह घुसपैठ जो भारतीय सीमा के अंदर हो रही है वो एक बहुत बड़ा खतरा है। चीन की साजिशों के नए खुलासे। सरहद पर आक्रामक हो रहा चीन। ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कुटिल चाल। हमारे जंगी जहाजों ने दिया था जवाब। भारतीय जाबाजों ने 300 चीनी सैनिकों को 9 दिसंबर को अरुणाचल में यांगसे पोस्ट से पीछे तो खदेड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधे 9 दिसंबर को ही पीएलएस सैनिकों ने ये हिमाकत की हो और हमारी सरहद में घुसकर हमारी पोस्ट को हटाने की कोशिश की हो। असल में अब जो छन छन कर जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक चीन कई दिनों से इसी तरह साजिशें रच रहा है। खासतौर पर अरुणाचल पर चालाक चीन ने अपनी कुटिल नजर जमा रखी है। उच्च पदस्थ रक्षा सूत्रों ने चीन के इस चाल का खुलासा किया है। इसके मुताबिक चीन कई महीनों से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। चीनी सेना भारत की तरफ आक्रामक अंदाज में ड्रोन उड़ा रही थी। इनका मकसद भारतीय सीमा की जानकारी जुटाना था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारतीय वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा था और चीनी ड्रोन के खतरे का जवाब देने के लिए सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। कम से कम 3 बार ऐसा हुआ कि सुखोई विमानों ने चीनी ड्रोन को खदेड़ा था। भारतीय वायुसेना को भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर अरुणाचल में ड्रोन तैनात करने पड़े थे और ये सारी कोशिशें नाकाम रही तो आखिर में चीनी सेना के 300 सैनिकों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसका उसको माकूब जवाब भी मिला। दिक्कत यह है कि विस्तारवाद की सनक में बार बार चीन सरहद लांघने की कोशिश करता है। देखिए, चीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो विस्तारवाद में विश्वास रखता है और विस्तारवाद मतलब दादागिरी करके। लद्दाख में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से, काफी साल से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, और गलवान भी हमने देखा है। लेकिन गलवान में जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें परास्त किया था एक तरह से, तो उसी प्रकार से चाइना अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। बार बार चाइना हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। सवाल यह है कि चीन बार बार अरुणाचल सरहद पर हिमाकत क्यों करता है। एक्सपर्ट इसका एक दूसरा पहलू भी बताते हैं। इसके मुताबिक जब जब चीन अपने देश के भीतरी अंदरूनी दिक्कतों से दो चार होता है तो खोखले राष्ट्रवाद के एजेंडा को बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करने लगता है, और जब भारत की तरफ से माकूल जवाब मिलता है तो तुरंत पीछे हट जाता है। हमने देखा है कि जब चाइना के अंदर इंटरनल हालात बिगड़ते हैं तो वो नेशनलिज्म को भी बढ़ाते हैं अपने देश के अंदर और बॉर्डर डिस्प्यूट भी बढ़ा देते हैं। इधर भी कुछ करेंगे, फिर उसके बाद ये कि साउथ चाइना सी में भी ये डिप्लॉयमेंट बढ़ा देंगे या कुछ ऐसे स्टेटमेंट आने लगेंगे। चीन ने लद्दाख के बाद अब अरुणाचल में टकराव की जमीन तैयार की है, जानते समझते हुए कि यहाँ भी उसको जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ओवैसी के आरोप पर हमलों का जवाब दिया रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने। ओवैसी ने सवाल उठाए थे कि ये अगर
चीन घुसपैठ करता है तो सरकार की नाकामी है। अजय भट्ट ने कहा कि सरकार ने संसद में ये लिख कर दिया है कि 1 भी इंच भारत की जमीन से छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो फिर ओवैसी ऐसा सवाल क्यों उठा रहे हैं, ओवैसी ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं। ओवैसी ने कहा था कि हाल के दिनों में भारत कितना मजबूत है, ये सब सामने आ गया है। अजय भट्ट से बात की है हमारी संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। देखिए, जो बयान माननीय रक्षा मंत्री जी ने दिया है परफेक्ट है, पूर्ण है, सत्य है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। विपक्ष की जहाँ तक बात आप कहते हैं, 370 हटाई, विपक्ष ने क्या कहा पूरा देश जानता है। 35 ये हटाई, विपक्ष ने क्या कहा सब जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, विपक्ष का रवैया क्या था सब जानते हैं। जो हमारा पड़ोसी देश प्रश्न कर रहा था वही हमारे यहाँ के विपक्ष के लोग प्रश्न कर रहे थे, आप सब जानते हैं। CAA लागू करी, क्या बोला गया विपक्ष द्वारा, सारे लोग जानते हैं। विक्रांत INS को जो 20,000 करोड़ रुपए से बना हुआ है, आज देश को समर्पित किया, इंडिजिनस है, प्योर भारतीय है, उसके लिए बकअप कितने लोगों ने कहा, धन्यवाद कितने लोगों ने दिया, जबकि आज हम महाशक्तियों में शामिल हो गए हैं। विपक्ष का रवैया हमेशा यही है। मैं इतना ही निवेदन प्रार्थना कर सकता हूं विपक्ष से कि पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो बहुत ही मजबूत पहिए होते हैं। चीन ने गलवान घाटी के बाद एक बार फिर से अब अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश की थी। तवांग के करीब चीन के जवान 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी के पास आ पहुंचे थे। इस दौरान भारतीय जवानों ने डटकर उनका मुकाबला किया। 300 चीन के सैनिकों को उल्टे कदम लौटने पर मजबूर किया। भारतीय जवानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों को भारतीय जवानों की जांबाजी और चीन की कारगुजारी के बारे में बताया। गलवान के बाद तवांग में हिमाकत, चालाक चीन को मिला मुंह तोड़ जवाब। सरहद पर फिर चीन से टकराव, 300 चीनी सैनिक खदेड़े गए। भारतीय जवानों के शौर्य को देश का सलाम। अरुणाचल प्रदेश के यांगसे इलाके में 9 दिसंबर को एक बार फिर चीन ने हिमाकत की। गलवान जैसी ही घुसपैठ की कोशिश चीनी PLA ने की। खबर है कि एक बार फिर चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया। LAC पर तवांग के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प हुई है। चीनी सैनिकों के पथराव में 6 भारतीय जवान घायल हुए और गुवाहाटी में इनका इलाज चल रहा है। झड़प के दौरान 15 चीनी सैनिकों के भी घायल होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने 300 चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। चीनी सैनिकों ने अचानक पथराव कर दिया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेना ने चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारा न तो कोई सैनिक शहीद हुआ और न ही किसी सैनिक को गंभीर चोट आई। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। रक्षा मंत्री से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि भारत की सरहद में 1 इंच जमीन पर भी चीनी सेना कब्जा नहीं कर पाई और उसको मुंह की खानी पड़ी। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। शांति बहाल हो गई, लेकिन ड्रैगन पर यकीन कैसे किया जाए। आज तक के पास चीन की हिमाकत की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तवांग में LAC के पास चीन ने पूरे गांव बसा लिए हैं।
सीमा के करीब सड़कों का जाल बिछा है। आप इस सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की चालबाजी और धोखेबाजी देख सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर चीन की मंशा 9 दिसंबर को क्या थी? जवाब ये सामने आया है कि चीन के सैनिक भारत की पोस्ट को हटाना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा को भारत के सैनिकों ने कामयाब नहीं होने दिया। चीन के सैनिकों को उल्टे पैर जाना पड़ा। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प ने 15 जून 2020 को गलवान में दोनों सैनिकों में हुई खूनी झड़प की यादों को ताजा कर दिया है। लेकिन गलवान जैसी हिमाकत चीन तवांग में नहीं कर पाया और उसको मुंह की खानी पड़ी। दिल्ली से अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस समय आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये प्रदर्शन कर रहे थे छात्र और उन पर ये लाठीचार्ज की खबर आ रही है। तो बिहार में एक बार फिर से छात्रों पर लाठी चली है। अभ्यर्थी जो कि बीपीएससी की परीक्षा सीटीईटी बीटीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और ये वो छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रोहित सिंह सीधे अपने संवाददाता के पास ले चलते हैं। रोहित, बताइए क्या है मामला, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों पुलिस ने लाठियां चलाई? देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार हम देख रहे हैं कि सीटेट और बीटेट के जो छात्र जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो बिहार सरकार में शिक्षक की नौकरी के लिए जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार नौकरी की मांग कर रहे हैं। और पिछले दिनों भी 2 महीने पहले भी जबरदस्त हंगामा इन लोगों ने किया था नौकरी पाने के लिए, लेकिन उस वक्त भी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। और आज फिर 13 दिसंबर को जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही थी, तो पूरे देश से, पूरे बिहार भर से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पटना में जुटे थे सुबह से और आंदोलन कर रहे थे। और उनका विधानसभा जाने का भी उनका इरादा था, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर ही पुलिस ने इनको सुबह से रोक के रखा था, लेकिन ये रुकने को मानने को तैयार नहीं थे। और अभी थोड़ी देर पहले जो अभ्यर्थी उग्र हो गए थे और उसके बाद पुलिस को भी इनके ऊपर जो है लाठीचार्ज करना पड़ा है। और पुलिस ने दौड़ा कर कई अभ्यर्थियों को जो है, शिक्षक अभ्यर्थी, इनकी जो है जमकर पिटाई की है। रोहित, ये मामला तो पहले से चल रहा है, इस तरह की खबरें लगातार आप वहां से देते रहे हैं, क्यों इन लोगों को नौकरी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और सरकार का ये ढीला ढाला रवैया कैसे? रोहित, देखिए, नौकरी के लिए लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। खासकर जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने 20 लाख नौकरी और रोजगार की बातें की हैं, उसके बाद से ये लगातार ये अपनी मांग पर और अड़ गए हैं कि हमें भी जो है वो उनको रोजगार मिलना चाहिए बिहार सरकार में। लेकिन सरकार काफी समय से सिर्फ आश्वासन दे रही है कि इनके लिए बहाली की जाएगी, शिक्षकों की बहाली की जाएगी, लेकिन अब तक कोई इसको लेकर पहल नहीं किया गया है। और इसीलिए काफी समय से ये शिक्षक जो है वो नाराज चल रहे थे। और आज जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, तो आज पूरे बिहार से ये जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो जुटे हैं पटना में और फिर इन लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। और उसके बाद फलस्वरूप अभी थोड़ी देर पहले पुलिस को भी इनके ऊपर जमकर लाठीचार्ज करना पड़ा है। बहुत धन्यवाद रोहित। रोहित सिंह हमारे संवाददाता पटना से जानकारी दे रहे थे। भारत का स्टार्टअप सेक्टर चीन और अमेरिका के मुकाबले विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनता जा रहा है और इसका कारण है भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम चीन से ज्यादा विश्वास के योग्य है तो अमेरिका से ज्यादा कहीं इसकी वैल्यूएशन है। ऐसे में अगर 3 साल में भारतीय स्टार्टअप्स नई ऊंचाइयां छू रहा है और छूने को तैयार है, भविष्य में सबसे आगे होगा तो गलत नहीं होगा। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली कई बार दोहरा चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था का अगले 10 साल में दुनिया भर में परचम लहराएगा। इस तेजी में भारत के घरेलू निवेश का तो दमदार प्रदर्शन रहेगा ही, लेकिन साथ ही में विदेशी निवेशक भी भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की कहानी का हिस्सा बनेंगे। तरक्की की इस तेज रफ्तार में स्टार्टअप्स का भी खास रोल होगा। इसकी जो 5 वजह गिनाई जा रही हैं, उनमें शामिल पहली वजह है कि भारत 28 साल की औसत उम्र के साथ दुनिया का सबसे जवान देश है। दूसरा है कि भारत सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर देश है। तीसरा है कि भारत 7% की विकास दर से तरक्की कर रहा है। चौथी वजह है कि स्टार्टअप करने वाले ज्यादातर युवा हैं और ये देश में ही नौकरियों के मौके पैदा कर रहे हैं।
और पांचवी वजह है कि डॉलर में तेजी के बाद भी विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन 5 वजहों से यहाँ विशाल का स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, जिसे ताकत देने के लिए 60 करोड़ युवा मौजूद हैं। हाल ही में जिस तरह से नवंबर में एक बार फिर से स्टार्टअप फंडिंग बढ़ी है, उससे एक बार फिर ये सेक्टर बेहद उत्साहित है। जो लार्जर जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे सिकोआ है, एलिवेशन है, इन लोगों ने बहुत बड़े लार्ज कैपिटल पूल्स रेज किए हैं। सो कैपिटल तो है। एक जो चीज चेंज हुई है कि लास्ट ईयर बहुत सारी ऐसी कंपनीज को भी कैपिटल एलोकेशन मिला था या उन्होंने फंड रेज किया था जिसमें कोई बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं था, जिसमें पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था, कोई बहुत प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं था, मार्केट डिसरप्शन नहीं था। वो अब चेंज हो गया। जून के बाद नवंबर में स्टार्टअप में निवेश का बढ़ना अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है और इसके साथ ही यह भारतीय स्टार्टअप के मजबूत बेस को भी दर्शाता है। भारतीय स्टार्टअप स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी बेहतर है, जिससे इन्वेस्टर्स को भी उम्मीद है कि उनसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है और आने वाले कुछ महीनों में निवेश में और वृद्धि हो सकती है। भारत का स्टार्टअप सेक्टर किस तरह से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, इसका अंदाजा कुछ आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है। 2025 तक देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1.5 लाख के पार होने का अनुमान है। इनसे करीब 32 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें विदेशी निवेश बढ़कर 150 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकता है। इनका सामूहिक मूल्य बढ़कर 500 अरब डॉलर पहुंच जाएगा। विदेशी निवेशकों के मुताबिक चीन के स्टार्टअप भरोसे लायक नहीं है। अमेरिकी स्टार्टअप वास्तविक कीमत से बहुत ज्यादा पर निवेश की मांग करते हैं। ऐसे में भारत के स्टार्टअप भरोसा और कीमत दोनों लिहाज से निवेशकों के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं। जाहिर है, अगर ये अनुमान सटीक साबित हुए तो फिर भारत के स्टार्टअप्स की इकोनॉमी में शानदार योगदान होगा। आज तक ब्यूरो। ट्विटर की कमान जब से एलॉन मस्क के हाथ में आई, तब से इसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले। अब एलॉन मस्क ने ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को स्थित अपने हेडक्वार्टर्स में रखे अलग अलग सामानों की ऑनलाइन बिक्री करने की योजना बनाई। ये नीलामी 17 और 18 जनवरी को होगी। ट्विटर का मालिकाना हक हासिल करने के बाद से एलन मस्क लगातार इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को बदलने से जुड़े नए नए ऐलान करते रहते हैं। अब मस्क ने बदलाव से हटकर भी कुछ नया करने की बात कही है। दरअसल नए साल में ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को स्थित हेडक्वार्टर के 265 आइटम्स नीलाम करने की बात मस्क ने कही है। इसमें कॉफी मशीन जैसे किचन आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर जैसे सामान रखे गए हैं। इन सामानों के लिए ऑनलाइन बोली 17 जनवरी से 18 जनवरी तक चलेगी। ज्यादातर आइटम्स की शुरुआती कीमत 25 या $50 रखी गई है। ये सभी आइटम ऑनलाइन साइट बिड स्पॉटर पर भी लिस्ट हैं। इसके मुताबिक पेमेंट केवल वायर ट्रांसफर पर होगी, जिसे नीलामी खत्म होने 48 घंटे में करना होगा। नीलामी वाले आइटम्स में 2 एक्सरसाइज बाइक, 1 एस्प्रेसो मशीन, एक गूगल 55 इंच डिजिटल व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले, दर्जनों कुर्सियां और कॉफी मशीनें भी शामिल हैं। नीलामी देख रहे हेरिटेज ग्लोबल पार्टनर्स के निक डव के मुताबिक इस नीलामी का ट्विटर की फाइनेंशियल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। इसके पहले मस्क ने ऑफिस में मौजूद बर्ड फीडर का नाम बदलकर मस्क मेन्यू कर दिया था। साथ ही हर स्नैक्स का प्राइस भी $8 रखा था। पिछले दिनों ये बात भी सामने आई थी कि ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद मस्क को रोजाना 32 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदा है। वो जल्द इसकी भरपाई भी करना चाहते हैं। ट्विटर पर वैसे भारी कर्ज है और वो इसे खत्म करने के लिए विज्ञापन के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए सब्सक्रिप्शन के मॉडल से रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। वैसे तो हेडक्वार्टर की संपत्तियों की नीलामी से मस्क को कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ये एक संकेत के तौर पर देखा जा सकता है कि नुकसान की भरपाई के लिए मस्क रेवेन्यू जुटाने के छोटे से छोटे विकल्प को आजमाना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।